नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी, होम्योपैथ, मेटाफिजिकल हीलर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम की हेल्थ के बारे में, और ये इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज में कभी ना कभी जरूर आ चुके हैं या आते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी जो भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जो डीप डिजीजेस हैं, वो आती ही तब है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है। हमारी गट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी गट हेल्दी है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी है, तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। अब आज की वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आज की वीडियो में, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है, हम थॉट प्रोसेस की बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम डाइट की भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। डाइट, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इश्यूज हैं, ये किन लोगों में ज्यादा होते हैं। ऐसे कौन से थॉट पैटर्न वाले पीपल हैं, ऐसे कौन से थॉट पैटर्न वाले लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, लुइस एल हे और डॉक्टर मोनालिसा ने इनको अपनी किताब ऑल इज वेल में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और इन कैटेगरीज में से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऐसे लोग जो सेल्फ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अपने आप को और अपनी जिम्मेदारियों के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाते। या तो खुद की केयर नहीं करते हुए काम करेंगे, या फिर अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस दे जाएगी, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिला के दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाने वाले लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हेल्थ इश्यूज में फंस जाते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिनको सेल्फ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस प्रॉपर नहीं करना आता। एंड द सेकंड इज कि जो अपने सेल्फ को या ये मानते हैं कि मैं इस दुनिया में तभी इम्पोर्टेंट कहलाऊंगा या तभी मेरी सेल्फ एस्टीम हाई होगी जब मैं या तो कोई बहुत अच्छे करियर में आगे बढ़ूं, कोई बहुत हायर पोस्ट पे जाऊं, कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया मुझे माने, या फिर वो मटेरियल वर्ल्ड के पोजीशंस के पीछे परेशान होते हैं कि मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, या फिर मेरे पास इस तरह का घर नहीं है, मेरे पास ये फलाना बड़ी चीज नहीं है तो फिर मेरा कोई हाई एस्टीम नहीं है। कुल मिलाकर के जो अपने करियर, प्रोफेशन और जो भी पोजीशंस हैं, इनको खुद से ऊपर जो लोग मान लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये थी सेकंड कैटेगरी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब ऐसे लोग हायर अथॉरिटी पे, या फिर कहें कि जो कुछ इनसे हायर पावर होती है, उन पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। खुद को ऐसे मान लेते हैं कि मेरे बस का तो कुछ नहीं है, सिर्फ इस पर्सन का सहारा मुझे मिले, ये मुझे हेल्प करे तो ही मेरा कुछ हो सकता है। तो जो हायर पावर को ही सब कुछ मान लेते हैं, खुद को कुछ नहीं मानते, उनमें भी गैस्ट्रिक हेल्थ डिस्टर्ब होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज
कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते, और इन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ये फील गुड डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं। फील गुड डिस्ट्रैक्शंस से मेरा मतलब है स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव टी, एक्सेसिव कॉफी, ये वाली चीजें, कि अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बजाय कि मैं ऐसा बुरा फील क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, उस तक ये लोग नहीं जा पाते और कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढा। सपोज बहुत ज्यादा चाय पीने से अच्छा लग रहा है, सपोज बहुत ज्यादा कॉफी पीने से अच्छा लग रहा है, स्मोकिंग से बेटर फील हो रहा है, ड्रग्स से बेटर फील हो रहा है, अल्कोहल से बेटर फील हो रहा है, तो ये लोग उससे अपने आप को अपनी उन इमोशनल फीलिंग से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। इन लोगों को भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो ये तो थी वो 4 कैटेगरीज जिनमें अपन ने ये देखा कि अगर हम इसी तरह से अगर किसी थॉट पैटर्न को डेवलप कर लेते हैं तो हमें गैस्ट्रिक इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इन सब का आंसर क्या है, अब इन सब का जवाब क्या है, कैसे करें, कैसे हम इन सब चीजों को मैनेज करें कि हमारी जो गैस्ट्रिक हेल्थ है, हमारी थॉट्स को कैसे कल्टीवेट करें कि हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है वो हमेशा हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो इसका जो सार है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जब हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करना है, नो डाउट, वी ऑल आर सोशल बीइंग्स। तो जब हम समाज में हैं, हम परिवार में हैं, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, पर वी शुड बी इन बैलेंस ऑलवेज, कि हमें कितना सेल्फ पे ध्यान देना है और कितना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज ये भी आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब कितना काम करना है और कितना हमें अपने आप को फ्री रखना है, रिलैक्स करना है। फ्रेंड्स, काम करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट है। काम करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही रेस्ट करना, एंजॉय करना, पीसफुल रहना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और खास बात यह है कि कई बार हम हमारी जो भी सराउंडिंग्स में हमारे जो भी लोग होते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, उनकी नीड्स को हम फुलफिल करते जाते हैं और एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं कि शायद वो हमें समझ ले। इट इज नॉट पॉसिबल। आपके इनर सेल्फ में, आप अपने आप में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में नहीं रखने देता, क्या आपको डाउन फील कराता है, ये सब सिर्फ आप समझ सकते हैं। डीप डाउन आप क्या इंसान है, आप कौन है, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई और समझ ही नहीं सकता। तो ये समझना पड़ेगा कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन यू। सबसे पहला जो इसका मंत्र है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ, या आई मस्ट से ओवरऑल हेल्थ को रखने का, ओवरऑल हेल्थ भी हमारी ठीक रहेगी अगर हम ये सोच लें कि नथिंग इज इम्पॉर्टेंट देन मी। डेफिनेटली हमारी लाइफ में साइमल्टेनियसली कुछ और चीजें भी इम्पॉर्टेंट चल रही है, लेकिन आपसे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप की जो भी डाइट है, जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है, जो भी आपका रेस्ट का टाइम है, आपका जॉय एंड फन का टाइम है, आपका डाइट है, वो सबका
कैसे सराउंडिंग्स में आपको अच्छा फील होता है। अगर किन्हीं सराउंडिंग्स में आपको अच्छा फील नहीं होता है तो वहां आपको कैसे मैनेज करना है। जब आप इस तरह से खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए अपना ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखने लगते हैं, तो आप देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। ना सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो फ्रेंड्स हमारे पास है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि सोशल बीइंग्स हैं, तो हमारे आसपास लोग भी हैं। या फिर जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो जो भी और डॉक्टर्स होते होंगे या दूसरे जो भी XYZ जो भी प्रोफेशंस होते होंगे, उनसे भी फिर कितने सारे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको उनके लिए भी काम करना है, तो वी हैव टू डू दैट, हमें करना ही पड़ेगा। परंतु उससे पहले हम अपने सेल्फ को इतना नर्चर करके, अपना ध्यान रखते हुए, पूरा अपने आप को फुलफिल्ड करके, तब हम जब इन चीजों के लिए उतरते हैं, अपनी एनर्जी, और उतरने के बाद भी अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देते हैं, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते हुए अपना काम करते हैं, तो फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, हम ह्यूमन बीइंग्स को हमारी पोस्ट, हमारी पोजीशंस, हमारे जो भी मटेरियल वर्ल्ड में हम कितना आगे पहुंचे हैं मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर के, इससे हमारी सेल्फ एस्टीम कल्टीवेट नहीं होती है। हम अपने आप की रिस्पेक्ट या हम क्या हैं इस चीज से डिसाइड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ही होगा कि जब कोरोना पीरियड आया था, तो चाहे कोई कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन था, क्या फाइनेंसेस उसको बचा पाए? क्या कोई बहुत हायर पोस्ट पे भी था, क्या उसका जो भी स्टेटस था, उसके सराउंडिंग्स में जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थी, क्या उससे वो बच पाया? नहीं फ्रेंड्स, हमारी लाइफ इससे डिफाइन नहीं होती कि हमारे पास क्या पोजीशंस हैं, हम कौन सी पोस्ट पे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फाइनेंसेस कमाना गलत है, आपको काम करना गलत है, आपको अच्छी पोस्ट के लिए एम्बिशन रखना गलत है, पर इन सब के लिए खुद को ड्रेन करना, खुद को दांव पे लगा देना, अपने आप की केयर नहीं करना, बाय डिफॉल्ट साइलेंटली इमोशन से और बाकी की चीजों से खुद को किल करना, ये सही नहीं है। आपकी सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी हाई है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, और जो हर ह्यूमन बीइंग है वो उस गॉड का पार्ट है। कितना अच्छा कहा है ना हमारे इंडियन रिलीजियस सिस्टम में, आत्मा सो परमात्मा। अगर हम सब वही परमात्मा हैं, और फिर हम कितना एक लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। तो जब हम उस लिमिटेड टाइम के लिए हैं, तो फिर हम कैसे अपने सेल्फ एस्टीम को पोजीशंस और मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से सोच सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप हैं, आपकी एस्टीम, क्योंकि आप हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आप उस गॉड का पार्ट हैं, आप ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्टेबल हाई एस्टीम वाले पर्सन हैं। आपको इसके आगे अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रूव करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो चीज कंफर्ट देगी, जो चीज सुकून देगी, आपको चाहिए, आप डेफिनेटली करिए, पर खुद को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को ड्रेन मत करिए। सबसे अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमें अपने आप को इतना कम भी कभी नहीं मानना है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमें किसी अपने से ऊपर वाले इंसान पे इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि हम अपने आप को भूल जाएं। भगवान ने हम सब में एवरी ह्यूमन बीइंग में कुछ ऐसी क्वालिटीज तो
जरूर से दी है जिससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें उन क्वालिटीज को पहचानने की। एक पीसफुली कामली बैठें, सोचें कि मेरी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, इसमें मुझे मजा भी आता है और वो क्वालिटी ऑलरेडी मुझ में एग्जिस्ट करती है। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं मानना है कि मैं कुछ नहीं हूं। आप बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप में गॉड की वो एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और जब गॉड की एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें, जिस पे आप भरोसा कर लेंगे, जिस पे आप कंसिस्टेंट वर्क शुरू कर देंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी फीलिंग्स को जरूर समझिए, जरूर रिस्पेक्ट करिए अपनी फीलिंग्स का। जीवन को कुछ इस तरह से डील करना थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएटिव हो जाता है, जहां हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि बुरा फील हो रहा है, लेट्स टेक दिस थिंग, चलो डल फील हो रहा है, चाय पीते जा रहे हैं, कॉफी पीते जा रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रेस है तो अल्कोहल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्मोकिंग से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि कभी कभार चाय का पीना गलत है, कभी कभार कैफीन का पीना गलत है, परंतु किसी भी चीज का एडिक्शन मत करिए, एडिक्शन तक मत जाइए। ऐसा एडिक्शन जो आपको लग रहा है कि कहीं आप अपनी इमोशनल फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए तो नहीं ले रहे, उससे अपनी फीलिंग्स को समझ के उससे थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए। और डेफिनेटली जब आप ठान लेंगे, आप सोच लेंगे, तो आप निकलेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इमोशंस और हमारे फीलिंग्स का बैलेंस है। जैसे ही हम अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हैं, वहां से बैलेंस करने लगते हैं, हमें आउटर वर्ल्ड की इन चीजों की नीड ही नहीं पड़ती, नीड होती ही नहीं है फील गुड के लिए या हैप्पीनेस के लिए। और फिर हैप्पीनेस के लिए, फील गुड के लिए बहुत सारी ऐसी फन एक्टिविटीज, मेडिटेशंस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है जिनसे हम डेफिनेटली हाई एनर्जी में रह सकते हैं, फील गुड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई इमोशंस की। अब हम जो आगे वाला पार्ट है इस वीडियो का, जो मैं आगे बोलने वाली हूँ, उसमें हम बात करेंगे डाइट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे हमें अपनी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स नहीं डालने हैं, वैसे ही हमें टॉक्सिक फूड भी नहीं डालना है। टॉक्सिक थॉट्स और टॉक्सिक फूड दोनों ही हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि एक मोटा मोटा सा हेल्दी फूड सबको पता होता है कि हमें फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है, या हमें मैदे से बनी हुई और चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेनी है, या फिर हमें मसाले और तेल उतना यूज़ नहीं करना है जो हमारे स्टोमक, ईसोफेगस में बर्निंग पैदा कर दे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हर बॉडी के हिसाब से डाइट कुछ अलग होती है। जैसे अगर ऐसे लोग जिनका गैस कुछ हमेशा बना हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा गैस फील करते हैं, बब्स फील करते हैं, उन लोगों को फाइबर वाली डाइट कम यूज़ करनी चाहिए। इन जनरल हम क्या मान लेते हैं कि फाइबर वाली डाइट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो लेते रहो। लेकिन जो भी गैस वाले, जिन लोगों को गैस बहुत होती है, उनको नहीं लेना है, उनको रॉ फूड नहीं लेना है, उनको ठंडा पानी कम यूज़ करना है, उनको कम नहीं खाना है। अगर हम बहुत कम खाते हैं, भूखे रहते हैं, तो भी बॉडी में गैस फॉर्म होती है, और जब ये गैस फॉर्म होती है तो वो भी बॉडी में फुलावट, स्वेलिंग या फिर मोटापा लाइक अपीयरेंस हमें देती है। ठीक ऐसे ही अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो खाना खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है। कम से कम 2000 स्टेप्स आप अपने घर में ही थोड़ा सा चल लें,
खाना खाते ही लेटना नहीं है, सोना नहीं है, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको गैस के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो आप खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद थोड़ा सा लिक्वार्म वाटर जरूर से पिए। ये बात हुई गैस वाले लोगों की। ऐसे ही अगर किसी का एसिड बहुत हाई रहता है, पित्त बहुत हाई रहता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये रहेगा कि वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें, वो एम्प्टी स्टोमक ना रहें कभी भी। अगर वो एम्प्टी स्टोमक होते हैं तो एसिड ऊपर बढ़ता है। और जो एसिड वाला पैटर्न जो बनता है ना, वो उन लोगों में ज्यादा बनता है जिन लोगों के माइंड में हर समय कुछ काम रहता है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है एनी टाइम। तो फिर वो स्टोमक से जो जूसेस हैं वो सीक्रेट होते ही रहते हैं। जब वो एनी टाइम सीक्रेशन में रहते हैं तो वो एसिडिटी इंक्रीज हुई भी रहती है। तो इन लोगों को थोड़ा सा कोल्ड मिल्क, फ्रिक्वेंट फूड, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, ये इनको हेल्प करेंगे। इसलिए और खास वो लास्ट जो टेंडेंसी है, जिनको कफ वाली जो टेंडेंसी होती है, उनके लिए अपने अलग सर्टेन फूड्स होते हैं। यहाँ हम एसिड और गैस के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि हम जीआईटी की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है फ्रेंड्स कि जहाँ हम एक और अपने थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाते हैं अपने आप को हील करने के लिए, साथ ही हम किसी बहुत अच्छे डाइटिशियन को भी कंसल्ट करें जिनको एक्सपीरियंस हो कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या चाहिए, जो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको डाइट सजेस्ट कर सके। तो ये बात हुई डाइट की। डाइट के बाद में हम देखें कि आपका रेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जितना हमारा काम करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा रिलैक्स करना और रेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल जब हम रिलैक्स करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तभी तो हम वापस काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो जो लोग अपने आप को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाते, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पाते, वो भी गैस्ट्रिक इश्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आपको इतना तो नींद चाहिए ही है, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, कि आपको 8 आवर्स की नींद में अच्छा लगता है, आपको 6 आवर्स में अच्छा लगता है, आपको इस तरह से इतना तो चाहिए ही नींद आपको, वो आप डिसाइड करके अपनी नींद को पूरा लीजिए, प्रॉपर अपना स्लीप करिए, ताकि जब आपका नींद पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली आप रिलैक्स रहेंगे और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइजेस, तो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइजेस में मैं कहूँगी कि वॉक, योगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, परंतु सर्टेन योगासनास आर वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ योगा के ऐसे पॉजेस हैं जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत तेजी से इम्प्रूव करते हैं। इसमें मंडूकासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, केट एंड कैमल स्ट्रेच, सूर्य नमस्कार, ऐसे कुछ आसन हैं। आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप इनकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, वो हील होने लगता है, बहुत अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। एक फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम आसनास करें या वॉक करें या जिम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स या मेडिटेशन जरूर से करें। ब्रीदिंग टेक्निक्स में कपालभाति, अनुलोम विलोम या कुछ क्रियाज, ये सब आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जो डीप ब्रीदिंग है वो बहुत ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए रामबाण है। रामबाण इसलिए है क्योंकि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो वैगस नर्व है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे जाती है, तो वो सबको रिलैक्स कर देती है। जब वो सारे ऑर्गन्स हमारे रिलैक्स होते हैं
तो एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हमको रिलैक्स फीलिंग दे, हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करे, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी ही है जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। 10 से 15 ग्लास पानी जरूर से पिए। और जो पानी भी पीना है तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि आपने बॉटल उठाई और पूरा एक साथ पी गए। इस तरह से पानी पीना वर्क नहीं करेगा। आप थोड़ा धीरे धीरे पानी को भी पेशेंसफुली पिए, देन ओनली ये आपके ऊपर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए पैकेज आपको बताया है, जो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ देखा है, खुद के साथ देखा है कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो चीज़ें आपको लगती है कि आप इजीली कर सकते हैं और आपके लिए काम करेगी, डेफिनेटली फॉलो करिए उनको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे कौन से हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको लगता है उन पे भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड और हैप्पीनेस से रिलेटेड आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।